क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा सारे सब्जेक्ट के आपको मैराथन क्लास, रिवीजन क्लास और सारे आंकड़ों पर आधारित सारे वीडियो हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं सारे सब्जेक्ट के। आज हम लोग भारत का केंद्रीय बजट 2023-24 के जुड़े हुए आंकड़ों को हम लोग देखेंगे और इनसे जुड़े हुए फैक्ट को भी देखेंगे और डायग्राम के माध्यम से, और साथ में हम लोग इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी देखेंगे। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। और याद रखिएगा कि बीपीएससी एग्जाम में बिहार बजट और बिहार आर्थिक समीक्षा, भारत का बजट और भारत की आर्थिक समीक्षा दोनों से आंकड़ों के आधारित क्वेश्चन रहते हैं। तो उन क्वेश्चन को अच्छे से देखना और इस वीडियो से बाहर एक भी प्रश्न अगर नहीं आएगा याद रखना, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं सीधे बजट की ओर। लिखा है आगे कि केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश किया। याद रखना, अब हमारे यहाँ बजट 1 फरवरी को ही पेश होता है और आर्थिक समीक्षा 31 जो है जनवरी को जो पेश किया गया था। तो आर्थिक समीक्षा पहले पेश किया जाता है और बजट एक दिन बाद। तो 1 फरवरी को बजट पेश किया गया है, 2023 को संसद में पेश किया गया। यह अमृतकाल का पहला बजट है। अब यहाँ से एक सवाल खड़ा होता है कि अमृतकाल कब से कब चल रहा है। तो अमृतकाल 2022 से लेकर के 2047 तक के काल को अमृतकाल घोषित किया गया है। ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अमृतकाल का ये पहला बजट है, ये भी याद रखना, ठीक है। और भारत ने 2047 में विकसित होने का लक्ष्य रखा है, इसलिए जो है इस 25 साल को अमृतकाल घोषित किया गया है, याद रखना। और ये अमृतकाल का पहला बजट है 2023-24 का, ठीक है। इस बार का बजट का आकार कितना है, ये लाइन आपसे पूछी जाएगी। तो कुल बजट का आकार है 45.03 लाख करोड़, 45,03,097 करोड़ का बजट इस बार पेश किया गया है। तो ये फिगर आपको याद रखना है, इसको 2-3 बार लिख करके आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद है इस बार के बजट में 7 प्राथमिकताएं तय की गई हैं, जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है। 7 प्राथमिकताएं हैं जो अमृतकाल में पूरा करना है और 7 प्राथमिकताओं को नंबर से लिखा गया है। तो आप नंबर से इनको याद करेंगे, आपसे एग्जाम में वो क्रम भी पूछा जाएगा। तो 7 प्राथमिकताओं को सप्तऋषि नाम दिया गया है। पहला है समावेशी विकास, दूसरा है आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, मतलब जो समाज का अंतिम व्यक्ति है वहां तक योजनाओं को पहुंचाना, अवसंरचना एवं निवेश करना, क्षमता का विकास करना, हरित विकास करना, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। तो ये 7 आपको याद रखना पड़ेगा और ये इन्हें सप्तऋषि नाम दिया गया है इस बार के बजट में। और हमारा जो बजट है इन्हीं 7 प्राथमिकताओं पर काम करेगा, तो इसे सप्तऋषि नाम दिया गया है। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, इनको सारे पॉइंट का आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है अमृतकाल के विजन सशक्त एवं समावेशी अर्थव्यवस्था को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडे को 3 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो 3 चीज़ें कौन है? पहला है नागरिकों विशेषकर युवा वर्ग को अपनी आवश्यक क्षमताओं आकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए अवसर देना, ठीक है। दूसरा है विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना और तीसरा है बृहद आर्थिक स्थिरता को सुदृढ़ करना। ये अमृतकाल का 3 एजेंडा किया गया है। आगे अमृतकाल 100 भारत एट 100 नाम दिया गया है अमृतकाल को तक हमारी यात्रा के दौरान निम्नलिखित 4 चीज़ों को रूपांतरित करना है। मतलब अमृतकाल में 4 चीज़ों पर फोकस करना है। पहला है महिलाओं का सशक्तिकरण। कैसा? आर्थिक सशक्तिकरण किया जाएगा। तो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए क्या किया जा रहा है? दीनदयाल अंत्योदय योजना की शुरुआत की जा रही है, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूहों को बड़े पैमाने पर उद्यमों में परिवर्तित करने का प्लान बनाया गया है, जिससे महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण किया जा सके, ठीक है। दूसरा है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। जो हमारे कारीगर होते हैं, शिल्पकार होते हैं, उनको वित्तीय सहायता देने के लिए, कौशल प्रशिक्षण देने के लिए, उन्हें जानकारी देने के लिए पीएम विकास शुरू किया गया। तो पीएम विकास किसके लिए है? तो शिल्पकारों और कारीगरों के लिए है और योजना का नाम है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, ठीक है। अगला है पर्यटन में अपार संभावनाओं का उपयोग करना। हमारे देश में पर्यटन के लिए अपार संभावनाएं हैं, तो उसको आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट है हरित विकास। हरित विकास का मतलब हो गया कि ऐसी ऊर्जा का विकास करना है जिससे रोजगार भी मिले और पर्यावरण को नुकसान भी ना होने पाए। तो इन 4 चीज़ों पर फोकस किया जाएगा अमृतकाल पे।
आगे है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितना अनुमान लगाया गया है। 99% ये क्वेश्चन आएगा। 7% का अनुमान लगाया गया है, ये याद रखना। सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5 तक लाने का लक्ष्य रखा है। ये भी 99% आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो राजकोषीय घाटे को कम करने का सरकार ने लक्ष्य 2025-26 तक रखा है 4.5% का। यहाँ कुछ डाटा को देख लेते हैं। अगर अब पूछा जाए कि इस बार के बजट 2023-24 के बजट में राजकोषीय घाटा कितना है, तो जीडीपी का 5.9% है, जिसे 4.5% पर लाना है। कुल कितना है, 17,84,816 करोड़ का राजकोषीय घाटा है। तो ये याद रखिएगा, राजकोषीय घाटा दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक परसेंटेज में और एक करोड़ में रकम में, तो दोनों एक साथ दे दिया गया है। राजस्व घाटा कितना होगा, जीडीपी का 2.9% और कुल 8,59,855 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है राजस्व घाटा। ठीक है, तो इसमें हमें केवल यही दो घाटा को याद रखना है, इसी दोनों से हमारा मतलब होता है। ठीक है, इसके बाद है रुपया कहाँ से आता है बजट में और रुपया कहाँ जाता है बजट में। तो याद रखना, जो सरकार है, केंद्र सरकार है, उसे सबसे अधिक पैसा कहाँ से आता है और पैसा कहाँ खर्च किया जाता है, ये देखना है। तो रुपया सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, तो 6 मद सबसे प्रमुख हैं। पहला है उधार और अन्य देयताएं 34%। जो भारत सरकार रुपया दे करके जो ब्याज प्राप्त करती है उधार और अन्य देयताओं से, वो 34% है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो रुपया कहाँ से आता है, नंबर 1। दूसरा है माल और सेवा कर, जीएसटी से 17% जो है पैसा प्राप्त होता है भारत सरकार को। तो ये फिगर आपको याद रखना है जीएसटी का। निगम कर और आयकर इस बार दोनों बराबर हो गए हैं और दोनों 15% है। तो आयकर निगम कर दोनों 15% है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7% और सीमा शुल्क जो है 4% है। तो आपके शुरू के 4 तो बिल्कुल याद रखना है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो भारत सरकार को पैसा कहाँ से प्राप्त होता है, इस फिगर को अच्छे से याद कर लीजिएगा। रुपया कहाँ जाता है, सबसे अधिक पैसा कहाँ खर्च होता है भारत सरकार का, तो ब्याज अदायगी पर। जो हम विदेशों से, संस्थाओं से जो लोन लेते हैं, उसका जो हमें क्या देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। तो ये भी बजट का हिस्सा होता है और ये 20% हम देते हैं। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा कितना होता है, 18%। 18% पैसा केवल करों और शुल्कों में राज्यों को दिया जाता है। ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर 17% पैसा खर्च किया गया है। वित्तीय आयोग और अन्य अंतरण द्वारा 9% और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं पर 9% और रक्षा पर 8% पैसा खर्च किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बजट में रक्षा पर कितना पैसा खर्च किया गया है, कितना परसेंट, तो बताओगे आप लोग 8%। ठीक है, तो रुपया कहाँ खर्च होता है, रुपया कहाँ जो है आता है, ये आपको इसको अच्छे से देख लेना है। फिर आगे आते हैं, आपसे पूछा जाएगा बजट 2023-24 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च। तो टॉप के 4 कौन से ऐसी विभिन्न योजनाएं हैं जिस पे अधिक पैसा खर्च हुआ है। सबसे ज़्यादा है प्रधानमंत्री आवास योजना पर 79,590 करोड़ रुपया कहाँ खर्च हो रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना पर। तो इस बार के बजट में सबसे ज़्यादा पैसा किसको दिया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना को। जल जीवन मिशन को दिया गया है 70,000 करोड़ रुपये। मनरेगा नंबर 3 पर है 60,000 करोड़ रुपये। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो किसानों को हर जो है महीने 2,000 रुपये दिया जाता है, उससे जो है 60,000 करोड़ रुपये दिया गया है। तो ये 4 विभिन्न योजनाएं हैं जिस पर सबसे अधिक पैसा खर्च हुआ है। फिर पूछा जाएगा ऐसे कौन सी प्रमुख मदें हैं जहां सबसे अधिक पैसा खर्च हुआ है। तो परिवहन पर सबसे ज़्यादा जितना हुआ है 5,17,034 करोड़ रुपये। दूसरा है रक्षा पर 4,32,720 करोड़ रुपये और ग्रामीण विकास पर 2,38,204 करोड़ रुपये और शिक्षा पर 1,12,899 करोड़ रुपये खर्च हुआ है। तो 4 प्रमुख मदे कौन हैं, ये भी याद रखना। फिर पूछा जाएगा आपसे कि सबसे अधिक पैसा किस मंत्रालय को दिया गया है। तो टॉप मिनिस्ट्री कौन सी हैं, सबसे ज़्यादा रक्षा मंत्रालय है 5.94 लाख करोड़ रुपये सबसे ज़्यादा रक्षा मंत्रालय को दिया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.70 लाख करोड़ रुपए। रेल मंत्रालय को कितना दिया गया है, 2.41 लाख करोड़ रुपए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बजट का रेल में।
इसके बाद उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामले को 2.06 लाख करोड़ रुपए और गृह मंत्रालय को 1.96 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राथमिकताओं में अगर हम बात करें, पहला है प्राथमिकता समावेशी विकास। समावेशी विकास के अंतर्गत हम कृषि में क्या करने जा रहे हैं, तो कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, तो आप बताओगे कृषि क्षेत्र के लिए। ठीक है, ग्रामीण युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एग्री स्टार्टअप खोलने को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड कृषि वर्धक निधि स्थापित की जाएगी। किसके लिए, ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना। 2200 करोड़ रुपए की लागत से आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम शुभारंभ किया जा रहा है। 2200 करोड़ रुपए की लागत से, ये बात याद रखना, क्या शुरू किया जा रहा है, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। ठीक है, तो ये रकम आपसे पूछी जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोटे अनाजों को लोकप्रिय बनाने के लिए इसे श्री अन्न नाम दिया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि श्री अन्न किस अनाज को कहा जाता है, तो आप बताओगे मोटे अनाज को। और मोटे अनाज को श्री अन्न किस बजट में कहा गया है, तो 2023-2024 के बजट में, ये भी याद रखना। ठीक है, इसके अलावा श्री अन्न भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा, अर्थात मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है मोटे अनाजों का। भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। तो पूछा जाएगा भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है, हैदराबाद में। किसके लिए, श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए, वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी आपको सारे मिल जाएंगे इसी वीडियो में। नेक्स्ट है पशुपालन, डेयरी और मछली क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और दूसरा प्राथमिकता है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। जो समाज का अंतिम व्यक्ति है वहां तक पहुंचने के लिए क्या काम हो रहा है। पहला है आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए सरकार 500 ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू करेगी। आपसे पूछा जाएगा कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम कितने ब्लॉकों में शुरू किया जाएगा देश के, तो यह शुरू किया जाएगा 500 ब्लॉकों में। ठीक है, नेक्स्ट है विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह। जो विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह हैं उन्हें PBTG की कहा गया है कि सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री PBTG विकास मिशन की शुरुआत की जा रही है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगले 3 वर्षों में केंद्र सरकार 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में 38,800 अध्यापक और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। तो एकलव्य का जो है बनाया जा रहा है किसके लिए, जनजातियों के लिए, और उनके लिए जो है इतने टीचरों की नियुक्ति की जाएगी, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है PM आवास योजना के लिए परिव्यय में 66% वृद्धि कर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया गया है। किसके लिए, PM आवास योजना के लिए। इस बार 66% पैसा बढ़ा दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना में। भारत साझा पुरालेख निधान, जिसे हम भारत श्री नाम दिया गया है। ये क्या है, जो हमारे देश की पांडुलिपियां हैं, चाहे वो कोई भी ग्रंथ हो, उस सारे ग्रंथों को क्या करना है, डिजिटलाइज कर देना है, डिजिटलीकरण कर देना है, उन्हें हम डिजिटल रूप में बदल देंगे। उसी का नाम रखा गया है श्री भारत। ठीक है, तो याद रखना, जैसे आपका वेद हो गया, पुराण हो गया, इस सब को जो है क्या बदल देना है, तो इसको हम डिजिटलीकरण में बदल देना है, जिससे ये हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाए। अगला है अवसंरचना और निवेश क्या है। तो अवसंरचना का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे सड़क बनाना, रोड बनाना, ये मेट्रो बनाना, पुल बनाना, डैम बनाना, ये सब क्या कहलाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाते हैं। तो अवसंरचना निवेश में तेजी लाने के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए बड़े परिव्यय के साथ राज्यों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को और 1 वर्ष जारी रखने का निर्णय लिया गया है। 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है किसको, राज्यों को, उसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है कि राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया है, जो अब तक के रेलवे के इतिहास में सबसे ज़्यादा पैसा रेलवे को
दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है सक्षमता को सामने लाना। तो जो हमारी क्षमताएं होती हैं उसको और अच्छे से लाने के लिए क्या किया गया है, एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आई गॉट कर्म योगी नामक एक पोर्टल की शुरुआत की गई है। ये क्या है, जो हमारे IAS IPS अधिकारी होते हैं, सिविल सर्विस के अधिकारी होते हैं, उनके प्रशिक्षण के लिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग करने के लिए, उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। आई गॉट कर्मयोगी नामक योजना शुरू की गई है। ऑनलाइन उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट है देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो जो हमारा AI चल रहा है, तो AI के लिए जो है ये काम किया जा रहा है और भारत में 3 केंद्र स्थापित AI के किए जाएंगे। अगला है स्टार्टअप और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति की भी लाई जाएगी बहुत जल्द। ये भी घोषणा बजट में की गई है। 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे, ये भी याद रखना। अगला है हरित विकास। हरित विकास के लिए क्या काम किया जा रहा है, तो पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने के लिए लाइफ नामक योजना शुरू की गई है। इसकी चर्चा बजट में इस बार की गई है। 19,700 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया है। तो ये रकम पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन के लिए कितना पैसा अलॉट किया गया है, तो 19,700 करोड़ रुपए। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत हरित ऋण क्रेडिट कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा इस बार। ठीक है, ये नया कार्यक्रम ये भी शुरू किया जाएगा पर्यावरण के लिए। एक बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे देश में रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं, तो रासायनिक खादों के स्थान पर जो है वैकल्पिक या जो है जैविक खाद का उपयोग किया जाएगा। उसको बढ़ावा देने के लिए PM प्रणाम योजना की शुरुआत की गई है। ये भी याद रखना, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले 3 वर्षों में सरकार 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। मतलब एक साल में 1 करोड़, मतलब अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में बदल दिया जाएगा। और मैंग्रोव जो वनस्पतियां होते हैं, तो मैंग्रोव पौधारोपण के लिए, तटीय प्रवास और ठोस आमदनी के लिए जो है मिष्ठी नामक योजना की शुरुआत की जा रही है। ये याद रखना किसके लिए है, तो ये मैंग्रोव वन को बढ़ावा देने के लिए है। और अगले 3 वर्षों में सरकार जो है गांव में तालाब बनवा रही है। आर्द्र भूमियों की सुरक्षा के लिए अमृत धरोहर योजना की शुरुआत कर रही है। किसके लिए, आर्द्र भूमियों की सुरक्षा के लिए, जिसे हम रामसर स्थल भी कहते हैं, तो उसे अमृत धरोहर नाम दिया गया है। इसके बाद है प्राथमिक युवा। जो प्राथमिकता 6 है, युवा शक्ति पर है, यूथ पावर पर है। तो अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत करने जा रही है। ये भी याद रखना। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तो याद रखना 50 पर्यटन केंद्रों की स्थापना भारत में की जाएगी, घरेलू और विदेशी पर्यटनों के लिए। ठीक है, और जो भारत की सीमा पर याद रखना, जैसे मान लीजिए कि जो चीन की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य हैं, उनके सीमावर्ती गाँव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। तो पूछा जाएगा ये योजना किसके लिए है, तो चीन से सीमा लगने वाले राज्यों के लिए है, जिससे वहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, इसके बाद है वित्तीय क्षेत्र। जो वित्तीय क्षेत्र है उसमें क्या किया जाएगा, तो वित्तीय सहायता सूचना की केंद्रीय जो है रिपोर्टरी भंडार के रूप में काम करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जा रही है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप वर्ष 2025 तक 2 वर्षों की अवधि के लिए एक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र की शुरुआत भी की जा रही है। तो ये बजट के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे, मैंने इनको बता दिया है। अब हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं कि बजट से जुड़े क्वेश्चन कैसे आपसे बन सकते हैं और कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं। उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और एक दिन हम बजट का टेस्ट ले लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके याद हो जाएंगे और आपके सही हो जाएंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट का आकार कितना है। मैंने कहा ना आपसे आकार पूछा जाएगा। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन जो है 45 यहाँ भी है, 45 यहाँ भी, 45 यहाँ भी है।
तो कंफ्यूज करने के लिए मैंने क्वेश्चन दिया है। तो आपको सही फिगर याद करना होगा, 45,03,097 करोड़, यही बजट का आकार है इस बार का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ये बात याद रखना, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और इसका मैं एक टेस्ट करा दूंगा तो आपको बिल्कुल ये याद हो जाएगा। दूसरा है, बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं, जिसे क्या नाम दिया गया है? तो इसे सप्तऋषि नाम दिया गया है, अभी मैंने आपसे बताया। और यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, यहाँ दिया गया है सप्तऋषि कौन कौन से हैं, तो आप इनको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर है 2047 तक। सिकल सेल एनीमिया नामक एक बीमारी होती है। ये बीमारी में जो खून होता है, आप ये मैप पे भी देख सकते हैं, ये इमेज में खून के जो थक्के होते हैं, जो खून के वो होता है, सेल होता है, वो टूट जाते हैं और चांद के आकार के बन जाते हैं, आप ये देख सकते हैं। और ये जनजातियों बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस बीमारी को दूर करने के लिए 2047 लक्ष्य रखा गया है। 99% ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? ठीक है, तो कौन सी योजना है? तो ई न्यायालय परियोजना चरण 3 ये भी है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, अमृत धरोहर स्कीम, सब शुरू किया गया 3 में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी योजनाओं की शुरुआत इस बार के बजट में की गई है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, इनका प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है, उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की गई है? ठीक है, तो इसका जो है वो है आपका आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। अभी मैंने ऊपर आपको व्याख्या करके बताया भी था। तो आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम की शुरुआत इस बार की जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई है? ठीक है, तो पहला है, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया जाएगा। बिल्कुल सही ये बात कही गई है। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं, ये भी बिल्कुल सही। 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए हैं, ये भी सही। सब सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से एक से अधिक, ठीक है। तो ऐसे ही आपसे लंबे लंबे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, अब याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर अब कितनी कर दी गई है? तो अब 5 कर दी गई है। तो अब कर का जो रेट है वो सबका अलग अलग कर दिया गया है और ये टोटल 5 है, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा? तो याद रखना, शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की गई है और उसका पैसा कौन देगा? राष्ट्रीय आवास बैंक देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है, इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब स्थापित किए जाएंगे? मैंने अभी चर्चा किया था। तो 5G सेवाओं तक पहुंच के लिए कितने लैब स्थापित किए जा रहे हैं? इस बार 100 लैब स्थापित किए जाएंगे पूरे भारत में, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी? ये क्वेश्चन अभी मैंने ऊपर चर्चा भी किया था और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में बदला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट में की गई है? तो यह है आपका 30। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को मोटे अनाज श्रेणी अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 23-24 में की है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ये भी मैंने ऊपर आपको बताया है, ठीक है। तो इस तरह के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है,
आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों मतलब ब्लॉक में को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 500 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? मैंने अभी बताया आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, याद रखना एआई की बात हो रही है, ठीक है। तो कितने स्थापित किए जाएंगे? 3। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, तो ऊपर जो मैंने बताया उसी से जुड़े हुए क्वेश्चन भी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट है बजट में चर्चा में किया गया आई गॉट कर्मयोगी क्या है? ठीक है, तो ये क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये है आपका एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है और ये अधिकारियों जो सिविल सेवा के अधिकारी हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी इसी के द्वारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? तो रेलवे का पूंजी परिव्यय मतलब होता है रेलवे बनाना, पटरी बिछाना, तो इसके लिए कितना पैसा अलॉट करने का प्रावधान किया गया है? 2.4 लाख करोड़ रुपए। किसके लिए? पूंजीगत परिव्यय के लिए, ठीक है, विद्युतीकरण के लिए, ये सब के लिए। सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ाने देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है पहला है 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना, 3400 से अधिक विविध उपबंधों को अपराध की श्रेणी में हटाया जाना और जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना, ठीक है। तो तीनों लक्ष्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो सरकार जन विश्वास विधेयक भी संसद में लाएगी बहुत जल्द, इसी घोषणा बजट में की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है पशुपालन, डेयरी और मछली उत्पादन पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट में कुल कितना ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है? इस बार 23-24 के बजट में मैंने ऊपर आपको व्याख्या भी किया था 20 लाख करोड़ रुपए। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है बजट भाषण 2023-24 में PBGT विकास मिशन की चर्चा की गई है या किस वर्ग के लिए है पूछा जा सकता है। तो यह बताओ कि आप संवेदनशील जनजातीय समूह के लिए है, याद रखना संवेदनशील जनजातीय समूह के लिए है और संवेदनशील जनजातीय समूह से कहा जाता है जो बहुत खतरे के निशान पर हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को GSDP के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे के अनुमानित होगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, कितना? 3.5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? ठीक है, तो बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है? ये क्वेश्चन मैंने आपसे बताया था, तो यह कृषि क्षेत्र के लिए है। अच्छा, लोगों को लगेगा टेलीफोन इससे जुड़ा हुआ है, सेवा को लगा देंगे, लेकिन नहीं, ये किसानों के लिए शुरू किया गया है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं है? इसमें कौन सा है जो श्री अन्न से संबंधित नहीं है? और श्री अन्न किसे कहा गया है? मोटा अनाज को कहा गया है। पहला है भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2023 को मोटा अनाज का वर्ष घोषित किया है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है, ठीक है, तो ये इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। भारत सबसे बड़ा निर्यातक नहीं है, दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है भारत, पहला नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। तो इस तरह के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए बजट को अच्छे से देखने की जरूरत है। नेक्स्ट है बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है? तो याद रखना, ये भी मैंने बताया, तटीय क्षेत्रों पर मैंग्रोव पौधारोपण के लिए है, यह मैंग्रोव वनों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ा करके 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है? तो यह है आपका सबसे बड़ा अलॉटमेंट है प्रधानमंत्री आवास योजना पर। इतना पैसा बढ़ाया जा रहा है, लगभग 66% की वृद्धि की गई है। ये मैंने क्वेश्चन की आपको ऊपर चर्चा किया था, ठीक है। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल GDP का कितना प्रतिशत अनुमानित है? ठीक है, तो राजस्व घाटा कितना अनुमानित है? ऊपर मैंने आपको आंकड़ा भी बताया था 2.9%, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? तो नर्सिंग कॉलेज कितने स्थापित किए जाएंगे भारत में? 157, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
सी। नेक्स्ट है अमृतकाल। भारत @100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरित हो सकते हैं? ऊपर मैंने आपको चर्चा किया था, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहला हो जाएगा आपका कौन सा? महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, बिल्कुल सही। पर्यटन, पीएम विश्वकर्मा कौशल योजना और हरित विकास। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 3, 4, 5, 6 यही चारों पर फोकस किया जाएगा। किस किस समय? अमृतकाल में। ठीक है, इन्हें 4 मौकों को हमें बदलना है। ठीक है, तो इतने ही ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हमें उस सारे फिगर को याद रखना है, रट लेना है बिल्कुल। नेक्स्ट है बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा भारत में? ये बजट में बताया गया है, और ये 50 हवाई अड्डों का पुनर्निर्माण भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की मदद से 2023 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है बिजली उत्पादन का? तो ये है आपका 5 MMT। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट है रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? ऊपर मैंने बताया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पीएम प्रणाम योजना के तहत। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह है आपका कितना? 500। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि या विविधता को बढ़ावा देगी? तो आर्द्र भूमियों के लिए अभी मैंने ऊपर बताया था, बढ़ावा देने के लिए अमृत धरोहर योजना की शुरुआत की जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट है बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? ठीक है, तो स्किल इंडिया डिजिटल फॉर्मेट जो प्लेटफॉर्म है, इसका लक्ष्य क्या रखा गया है? तो इसका लक्ष्य है मांग आधारित औपचारिक कौशल संवर्धन क्षमता को बढ़ाना, MSME सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं की सुलभता को सुगम बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका लक्ष्य सभी किया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? ये भी मैंने ऊपर आपको बताया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 50। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो 23-24 में जो पर्यटन के लिए बजट में चर्चा की गई है वो है आपका कौन सा? तो यह है आपका देखो अपना देश पहल, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और स्वदेश दर्शन योजना, सबकी बात कही गई। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है आपका आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 तक के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की गई है? तो अभी मैंने ऊपर चर्चा भी किया है, यह है आपका महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट है जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया गया है? तो जल जीवन के लिए अभी मैंने ऊपर बताया था 70,000 करोड़ रुपया जल जीवन पर खर्च होगा। नेक्स्ट है मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो मनरेगा के लिए है 60 करोड़ रुपए का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है सरकार का लक्ष्य 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना % खर्च किया जाएगा? तो 2025 तक स्वास्थ्य पर कितना पैसा सरकार खर्च करने जा रही है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, 2.5% पैसा। ये 99% क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है? तो सरकार सबसे अधिक पैसा किस पर खर्च कर रही है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी मैंने बताया है। ब्याज अदायगी पर सबसे ज्यादा पैसा भारत सरकार खर्च कर रही है। नेक्स्ट है नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटा करके अब कितना % कर दिया गया है? तो उच्चतम अधिभार को 37 से घटा करके अब कर दिया गया है 25। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया था? ठीक है, तो बजट कब पेश किया गया है? तो ये 1 फरवरी 2023 को पेश किया गया है।
नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो रकम में पूछा कर गया है तो इसका आंसर हो जाएगा ए 35 लाख जो है 2136 करोड़ रुपए का। ठीक है, नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये है आपका जो है 26,32,281 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि से संबंधित कौन कौन सी प्राथमिकताएं हैं। ठीक है, तो उनको क्रम से आपको सजाना होगा। तो सबसे पहले है कौन है, सबसे बाद में कौन है, तो इसका आंसर जो होगा आप देखिएगा तो इसका है पहला हो जाएगा समावेशी विकास नंबर 1, फिर नंबर 2 पर कौन सा होगा हरित विकास, नंबर 3 अंतिम व्यक्तियों तक पहुंच, सात क्षमता को सामने लाना, इसके बाद अवसंरचना है युवा, इसके बाद वित्तीय क्षेत्र भी है और इसके बाद याद रखना युवा शक्ति इसमें नहीं है, तो 7 नंबर नहीं होगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो सप्तऋषि पूरा आपको रट लेना है अच्छे से। ठीक है, जिससे अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। नेक्स्ट है बजट 2023-24 में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा असत्य है। ठीक है, इनमें कौन सा गलत पूछा जा रहा है, तो गलत पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। पहला है 6,000 करोड़ रुपए के निवेश में पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जाएगी, गलत है। सरकार को सबसे ज़्यादा धन जीएसटी से प्राप्त होता है, यह भी गलत है। सरकार को सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय योजनाओं पर खर्च होता है, यह भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 17,86,816 करोड़। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ऐसे ही फिगर आपको अच्छे से याद रखना है, इनको बार बार आप लोग लिख करके याद कीजिएगा तभी ये याद होंगे और जब बार बार देखेंगे तभी जाकर ये क्वेश्चन आपके सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें 2 क्वेश्चन को एक साथ मिला लिया गया है। जैसे तो प्राथमिक घाटा कितना है, जीडीपी का 2.3% और करोड़ में अगर हम बात करें रकम में तो 7,06,845 करोड़, तो दोनों होगा। तो इसका आंसर एक रकम में है एक परसेंटेज में, तो दोनों आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है, तो यह लगाया गया है याद रखना 10,961 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियों का बजट अनुमान लगाया गया है, तो पूंजीगत प्राप्तियों कितना लगाया गया है, तो ये हो जाएगा आपका बी 18,70,816 करोड़ रुपए का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बजट 2023-24 के बारे में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। पहला है आपका कौन सा, तो पहला है आपका चालू वित्त वर्ष में आर्थिक विकास दर 9.2% रहने का अनुमान लगाया गया, कौन सा सत्य है, ये सत्य है आपका। बजट का लक्ष्य 25 वर्षों में अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और तीसरा है आपका बजट 2023-24 के को देश के अमृतकाल खंड का बुनियादी आधार प्रदान करने वाला बजट बताया गया है, तो तीनों सही है, उपयुक्त में से तीनों कथन सत्य हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बजट 2023-24 में पीएमई विद्या के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक के लिए वर्तमान में लगभग 12 टीवी चैनल से बढ़ाकर कुल कितने टीवी चैनल की घोषणा की गई है, तो 12 टीवी चैनल से बढ़ा करके अब कितना किया जाएगा, तो ये किया जाएगा 200। किसके लिए, 1 से 12 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है बजट 2023-24 की घोषणा में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार की योजना है, तो कितना किलोमीटर सड़क बनाया जाएगा, 25,000 किलोमीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है रसायन मुक्त खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गंगा नदी के दोनों तरफ कितने किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की गई है, तो रसायन मुक्त और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गंगा नदी के कितने किलोमीटर के जो है कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है, तो 5 किलोमीटर। तो गंगा नदी ये है तो इधर 5 एक कॉरिडोर बनेगा जहां रासायनिक खेती नहीं की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है बजट 2023-24 में अगले 3 वर्ष में कितने नए वंदे भारत ट्रेन चलाए जाएंगे, तो वंदे भारत ट्रेन जो शुरुआत हुई है कितने चलाए जाएंगे, तो यह है आपका 400। तो
तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बजट 2023-24 में सरकार कोयले से गैस बनाने के लिए कितने पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। तो कितने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे का 2025-26 तक कितना लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा कितना रखा गया है, तो ये हो जाएगा 4.5। इतना लक्ष्य लाने का लक्ष्य रखा गया है राजकोषीय घाटे को। तो ये क्वेश्चन मैंने ऊपर चर्चा भी किया था, सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे का क्या अनुमान व्यक्त किया गया है। ठीक है, तो कितना अनुमान व्यक्त किया गया है, तो ये हो जाएगा 5.9। तो 5.9 है और इसको 2025-26 तक 4.5 पर लाना है। ठीक है। नेक्स्ट है बजट 2022-23 में भारत की आर्थिक विकास दर क्या व्यक्त किया गया था। ठीक है, तो ये है आपका कौन सा, ए 9.2। ठीक है। नेक्स्ट है बजट 2023-24 में रक्षा क्षेत्र के लिए कितने प्रतिशत पूंजी को स्थानीय उद्योग के लिए आवंटित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 68B। ठीक है। नेक्स्ट है बजट 2023-24 में सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर 18.5% से घटाकर कितना किया जाएगा सहकारी समितियों के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15%। ठीक है, तो 3.5% घटा दिया जाएगा। नेक्स्ट है बजट 2023-24 के अनुसार 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे, तो उसके लिए कितने प्रशिक्षक शिक्षक और कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है, 38,000। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है बजट 2023-24 में कुल कितने लाख करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है। ठीक है, तो कितना लाख करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा ये पूछा गया है, तो 39.45 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल स्पॉसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो 2003 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है बजट 2023-24 में नई योजना क्या है जो मछुआरों और मछली विक्रेताओं पर केंद्रित है। तो मछुआरों और मछली विक्रेताओं पर केंद्रित योजना का नाम है पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित नई एमएसएमई योजना क्या है। ठीक है, तो योजना कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एमएसएमई के लिए संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है पहला बजट कौन सा था जो डिजिटल था। भारत का पहला ऐसा कौन सा बजट था जो डिजिटल पेश किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा 2021-22 का बजट डिजिटल रूप में पेश किया गया था। नेक्स्ट है बजट 2023-24 में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ये मैंने ऊपर चर्चा भी किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 19,700 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2023-24 को संसद में किसने पेश किया, तो निर्मला सीतारमण जो भारत की वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट है बजट 2023-24 में वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति जैसे क्रिप्टो करेंसी आदि से होने वाली आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने का ऐलान किया गया है। तो डिजिटल जो परिसंपत्तियां होती हैं क्रिप्टो करेंसी के लिए कितना % टैक्स लगाने का लगाया गया है, घोषणा किया गया है 30%। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है बजट 2023-24 में कितनी प्राथमिकताओं को अपनाया गया है, तो इसमें कितनी प्राथमिकताएं हैं, तो हो जाएगा 7, जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है। नेक्स्ट है बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कुल कितने नए मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो कितने मकान बनाए जाएंगे, तो इसका हो जाएगा 80 लाख मकान बनेंगे। तो इसका आंसर ए। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ष 2023-24 को निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष घोषित किया गया है, तो इसे घोषित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार अगले 5 सालों में कितनी लाख नई नौकरियां बनाने की संभावना व्यक्त की गई है। तो कितने लाख नौकरियां बनेंगी, तो है आपका 60 लाख नई नौकरियों का सृजन किया जाएगा 5 सालों में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए देश भर में कितने डिजिटल बैंक शुरू किए गए हैं। ठीक है, तो कितने डिजिटल बैंक शुरू किए जा रहे हैं,
तो ये 75 डिजिटल बैंक की शुरुआत भारत में की जाएगी। याद रखना, डिजिटल बैंक को भुगतान को बढ़ावा देने के लिए। तो ये 75 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण थे। बजट के पूरा मैंने बजट की चर्चा कर दिया है। अगला जो वीडियो आएगा वो आर्थिक समीक्षा का आएगा, केंद्रीय का। हमने बिहार का पहले ही बता दिया है, जाके प्लेलिस्ट पर सारा आप बिहार में का जो है देख सकते हैं। वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, टेस्ट भी उसका लिया है और इसका भी हम टेस्ट लेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।